नमस्कार, सुप्रभात। सभी योगियों का आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले ब्रह्मनाद करते हैं और ब्रह्मनाद के साथ ही ईश वंदना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक और लंबी सांस और पूरा खाली करें खुद को। पूरी सांस भरें और मुंह से छोड़ें। पूरी सांस को 3 बार में लेंगे। 12 बार तक रुकने की कोशिश करेंगे। नहीं रुक सकते हैं तो कम से कम 6 बार तो होल्ड करेंगे और 6 बार में ही सांस को छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। आप इस तरह के क्रम में सांस को नाक से भी छोड़ सकते हैं और मुंह से भी छोड़ सकते हैं। शुरू में जब पहला स्टेप लें तो पहले कोई होल्ड नहीं लगाना, सिंपल सांस लेनी है गहरी लंबी और छोड़नी है। दूसरे स्टेप में सांस लंबी गहरी लेनी है और धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ना है। तीसरे स्टेप में होल्ड लगाना है। आप होल्ड अपनी यथाशक्ति लगा सकते हैं। हो सकता है आप जितना इनहेल किया है उसका डबल टाइम रुक सकते हैं। फिर आप लगता है कि आप सामर्थ्य हो गई आपके अंदर, आप 3 कदम रुकिए और धीरे धीरे वो बेसिक जो उसका प्रिंसिपल है 1 4 2 इस पर आ जाना है। अगला भस्त्रिका। कल बताया था कि जब भस्त्रिका करनी है गर्मी में तो हमें बहुत धीरे धीरे करनी है। कमर गर्दन सीधे, पूरी सांस भरी रिलैक्स। गर्मी हो तो इसके सेट या तो करने ही नहीं चाहिए जिनको हाई बीपी हो, या फिर कम करना चाहिए। केवल 10 लगा लिए रेपिटेशन बहुत है। अब हम इसके बाद गर्मी ज्यादा हो तो हमें ठंडक के लिए प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम। लगे कि हमने भस्त्रिका करके हमें काफी तेज गर्मी लगने लगी, या हमारी हार्ट बीट तेज हो गई, या हमारे को बहुत स्वेटिंग होने लगी,
तो आप पहले तो बात है कि आपको करना ही नहीं है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन गर्मी की वजह से चाहे सामान्य व्यक्ति हो उसे भी बहुत तेज नहीं करना चाहिए। अगर एक सेट लगा लिया तो हम उसके बाद शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। जीभ को रोल किया और पाइप जैसा बना लिया, सांस उसमें से ली, अपने अंदर लंग्स में होल्ड किया, अपने जालंधर बंद को लगाया, अपनी थोड़ी को अपने चेस्ट से टच कर दिया ताकि सांस बाहर ना निकले। जब आपको लगता है कि अब मैं सांस नहीं होल्ड कर सकता तो आप पहले लॉक खोलेंगे और फिर सांस को धीरे धीरे नाक से निकाल देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार शीतली, इस तरह से आप अपने अंदर कूलिंग बैलेंस बना सकते हैं। कपालभाति भी हीट पैदा करती है। कपालभाति के बाद हमें चंद्रवेदी प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो करते हैं कपालभाति। आगे जब हमारा विषय चलेगा तो आप लगातार कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहें। और हमारा भोजन का विषय चल रहा है आहार का। मैं सिर्फ केवल 30 स्ट्रोक लूंगी, लेकिन स्ट्रोक डीप लेने हैं। रिलैक्स हो जाइए। ऐसे रिलैक्स करके भी आप कपालभाति को 2 या 3 बार में कर सकते हैं। करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ये भी हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। हमने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी नहीं है, सिर्फ छोड़नी है। राइट सन है और लेफ्ट हमारा चंद्रमा है। तो इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। ये ईड़ा नाड़ी है। राइट बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया और फिर राइट से छोड़ दिया, फिर राइट बंद, लेफ्ट से सांस लिया और छोड़ दिया, फिर बंद लिया। बार बार चंद्रमा से लेना है, सूर्य पे छोड़ना है। सूर्य से इनहेल नहीं करना। करते रहें। ये जिनका भी हाई बीपी रहता हो, चंद्रभेदी प्राणायाम उनके लिए बहुत कारगर है। आपको लगता है कि आपके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, परेशानी, आपको घबराहट बहुत है, आप दिन में किसी भी समय पे चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। ये आपको अंदर से कूल करता है। इसके साथ ही हम अनुलोम विलोम, कपालभाति के खत्म हो जाने के बाद हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये तो एक सुबह का अभ्यास था। आइए चलते हैं अपनी आहार चिकित्सा पे। आहार की जब बात चल रही थी तो जो 2 डाइट की बात आ रही थी कि किस किस को करनी है, तो बात थी कितनी देर चंद्रवेदी प्राणायाम। आप चंद्रवेदी प्राणायाम 10 स्ट्रोक लगाएंगे काफी, इससे ज्यादा तो फिर वो नॉस्ट्रल ड्राई हो जाएगा। फिर आप दूसरा प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लिया, फिर मान लीजिए 10 ब्रीथ कर लिया आपने, तो बैलेंस बना रहेगा। बहुत ज्यादा करने से यहाँ ये ड्राइनेस आ जाएगी। चलिए करते हैं। इसीलिए जो ऑल्टरनेटिव जो ब्रीदिंग होती है, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, वो बैलेंस करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक्टिव होते हैं, इसलिए वो ब्रीदिंग सबसे अच्छी होती है। लेकिन घबराहट ज्यादा है, गर्मी और बेचैनी ज्यादा है, तो आप सूर्य से सांस ना लें, आप चंद्रवेदी करें। चलिए, आहार की जब बात चल रही थी तो आहार का विषय था कि कौन कौन ये डाइट कर सकते हैं।
तो मैंने बताया था कि जो रेचक वाला पोर्शन है वो तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन है, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके साथ ही हमारी जो सूदिंग डाइट थी उसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, स्प्राउट, है ना, खिचड़ी, ये इस तरीके की सूदिंग, जो हल्का आहार, ये हम ले सकते हैं जिसको कोई लगता हो कि कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आप सिंपल नाश्ता ही जो समझ लीजिए, आप केवल फल का नाश्ता करिए, स्प्राउट ले लीजिए, ये नाश्ता बहुत अच्छा नाश्ता है। बात 7 से 9 के बाद 9 से 11 की जो आई, वो समय हमारा लंच का समय है, वही टाइम है। हम उसके 11 को ज्यादा से ज्यादा 11:30 कर सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आप उसके बाद भी नहीं करते हैं, लेकिन जो 1, 2, 3 ये खाने का लंच का टाइम कदाचित अच्छा नहीं। तो जब आप अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीपी, शुगर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंस्ट्रक्टिव डाइट लीजिए, यानी कि पूरे दिन में 2 बार अपना भोजन कीजिए। एक आपका भोजन हो, एक 2 भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल रहना बहुत जरूरी है। जनरली हम क्या करते हैं, खाया जैसे 10-11 बजे खाया, फिर हमें 1 बजे 2 बजे भूख लग रही है, फिर हमने 2 बजे कुछ खा लिया तो फिर 4 बजे भूख लग रही है। बार बार हम मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, चाहे बिस्कुट है, नमकीन है। तो ये बिस्कुट का अर्थ ही होता है जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, तो वो बिस्कुट नहीं खाना। ऐसी चीजें जो प्रोसेस्ड हो, जो बाहर से हो, वो नहीं खानी, बल्कि अपने घर का ताजा पका हुआ भोजन ही आपकी बॉडी में सातों धातुओं का निर्माण करता है, ना कि प्रोसेस्ड फूड। चाहे वो बाहर का जंक फूड हो, या कैंड फूड हो, या फिर पैक्ड फूड, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। हम जो भी भोजन करेंगे, गीता में भी आहार को 3 भागों में बांटा है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हम वो कंस्ट्रक्टिव डाइट जो ले रहे हैं उसमें पूरे के पूरे हमारे पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मान लीजिए दाल है, प्रोटीन है, तो रोटी है, दाल, रोटी, सब्जी, इस तरीके से हम पूरा भोजन का कर सकते हैं। ध्यान रखना है, डबल प्रोटीन, एक एनिमल प्रोटीन और एक वनस्पति वाला प्रोटीन, ऐसे 2 प्रोटीन साथ में नहीं लेने हैं। इधर हमने दाल भी खाई और इधर हमने दही भी खाया, जनरली लोग ऐसा करते हैं, पर हमें ऐसा करना नहीं है। मैं अभी दूध के विषय में कोई बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सब जितने भी जनरेशन है वो एडिक्ट है। हमको चाय भी पीनी है, हमको मैंगो शेक भी पीना है, मतलब दही भी खानी है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। दूध से ज्यादा दही अच्छा होता है, दही से ज्यादा छाछ अच्छा होता है, तो आप दही का इस्तेमाल करिए। खाने में आपने दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आपको खाना था वो आप खाना खाइए। एक ही बार में खाना खाना है, खाना ताजा खाना है। खाने को 4-4, 5-5 घंटे बाद खाना नहीं है, क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है। ऑलरेडी डेड खाना आपको ऊर्जा नहीं दे सकता। तो हम पहले का कार्य क्या करेंगे, जो भोजन है वो हमने एक बार खाया, एक बार ऐसा भोजन हमने खा लिया जो कि प्रसाद बना के, ब्लेस्ड कर। जब हमने भोजन लिया और परमात्मा के प्रसाद को मान लिया कि भगवान ये आपका प्रसाद है। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। और प्रभु के साक्षात दर्शन तो आप भोजन में तब कर पाएंगे जब आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा। आपका ध्यान टीवी में है, आपका ध्यान दूसरे से बातचीत करने में है, तो प्रभु के साक्षात दर्शन ना हो पाएंगे, ना वो जो आहार आप ग्रहण कर रहे हैं वो प्रसाद बन पाएगा। और जब वो प्रसाद बनेगा नहीं, तो आपको घड़ी घड़ी बार बार भूख लगती जाएगी। तो आप पहले अपने भोजन को ब्लेस्ड कीजिए। आपका भोजन ब्लेस है तो प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनते ही आपके अंदर सात्विकता और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। ये तो हमारा तरीका था जैसे हम भोजन करेंगे।
तो खाने में बिल्कुल आपको जो खाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये मत खाइए, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, आप अपना जो भोजन लेते हैं वो खाइए। ध्यान बस इतना रखना है कि मुझे एक से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे का अंतराल रखना, 5 से 6 नहीं रख सकते, परेशानी होती है, तो आप कम से कम 5 घंटे का अंतराल तो रखे ही रखें। अगर हमने 11 बजे खाया, भोजन करा, 11:30 बजे करा, तो हम 4-5 बजे तक हमें कोई जरूरत नहीं है भूख लग गई। दूसरा आहार मेरा कोशिश करें कि बहुत देर रात में ना हो, 7 बजे तक हो जाए। ना तो सूर्य अस्त होते समय भोजन करते हैं और ना ही सूर्य उदित होते समय भोजन करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वो 2 समय का अंतराल है भोजन का, उसमें अब आपको क्या करना है, क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है, हम बार बार मंचिंग करते हैं। तो इसका क्या क्या स्थिति होती है जब हम बार बार मंचिंग करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पेट के लेफ्ट साइड में निचले हिस्से में पैनक्रियास एक ग्रंथि होती है। पैनक्रियास ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। वो इंसुलिन हार्मोन पूरे दिन रिसता रहता है और 2 प्रकार के हार्मोन बनाता है। एक बेसलाइन हार्मोन होता है और एक हार्मोन जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। बेसलाइन हार्मोन वो होता है जो बॉडी से, उस ग्रंथि से, पैनक्रियास से हर समय रिश्ता है, वो आप उससे कंट्रोल कर नहीं सकते। और कितना रिश्ता है, 18 से 32 यूनिट तक वो रिश्ता ही रहता है। अब हमें क्या करना होता है, जितना बेसलाइन इंसुलिन है उतना ही इंसुलिन हमें भोजन से मिलना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। अब होता क्या है, एक बार हमने खाना खाया 11 बजे, पहले के समय बहुत अच्छा था, लोग 2 बार खाना खाते थे, कोई नाश्ता नहीं होता था, सुबह खाया अपनी 2-3 रोटियां जो भी उन्होंने खानी होती थी और सीधा फिर शाम को 7-8 बजे जो भोजन किया, और वो दिन में कुछ नहीं खाते, पानी पीते। वो सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम, हमारे लिए भी सबसे अच्छी स्थिति यही है। क्यों? क्योंकि बार बार जब जब हम खाना खाते हैं इंसुलिन सीक्रेट होता है और इंसुलिन का ब्लड में मिल जाना ही मोटापा पैदा करता है और वही डायबिटीज पैदा करता है और टाइप 2 हमें डायबिटीज हो जाती है। तो मुझे क्या ख्याल रखना होगा कि मुझे खाना, और एक बार यदि वो इंसुलिन हमने कुछ खाया, जो भी कुछ खाया, तो वो हर बॉडी का अलग अलग स्ट्रेंथ है, कोई 2 यूनिट रिलीज करता है, कोई 3 यूनिट रिलीज करता है, तो जितना उसको रिलीज करना है एक बार में वो रिलीज कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 रोटी खाई या 2 रोटी खाई तो 2 रोटी में वो 2 पॉइंट करेगा या फिर आप और खाओगे रोटी तो और करेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो फूड एक बार में खाया उसको जितना करना है वो एक ही बार में करना, चाहे आप 4 रोटी खाइए या आप 2 रोटी। ऐसे ही फिर दोबारा से आपको फिर लगा कि 11 बजे हो गया, मुझे 12-1 बजे फिर भूख लगी, नेचुरल है, अब आजकल तो हम ऐसा ही करते हैं। फिर हमने फिर कुछ खा लिया और जैसे ही हमने कुछ खाया इंसुलिन फिर सीक्रेट हुआ। अब वो इंसुलिन सीक्रेट होगा तो फिर वही उतनी मात्रा में हमने कुछ भी खाया, तो चाहे हमारे 2 पॉइंट निकले या 3 पॉइंट निकले, यानी कि एक मुट्ठी भर आप समझ लीजिए, फिर हमें वही खाना है, फिर वही इंसुलिन बन रहा है। तो जितना जितना हमें चाहिए, कितना, वो 18 से 32 यूनिट से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। वो बेसलाइन आधा और आधा हमारे भोजन से हमें मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा है, हम बार बार जो मंचिंग करते हैं, इधर से आए हमने ये कुछ खाया, इधर से आए हमने कुछ और खा लिया, नहीं आया तो हम किसी और के घर गए तो चाय के संग बिस्किट ले लिए और सोचा अरे हमने तो कुछ खाया नहीं, 2 ही तो डाइट खाई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कुछ भी खाते ही इंसुलिन तो बनता ही बनता है। अब आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आप किसी भी एज के हो, बच्चे हैं, अब बार बार बच्चे ऐसा करते हैं, तो आपने तो तैयारी ऐसी करनी है कि उन्हें भी ऐसी ही आदत डालनी, ताकि डायबिटीज
ओबेसिटी कि वो मरीज ना बने। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बार बार खाते हैं या हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि मुझे वन टाइम खाना है और फिर कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल रखना और फिर मुझे कुछ खाना है। ऐसा करने से एक आप ओबेसिटी पे नियंत्रण कर पाएंगे, दूसरा आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का अंतर में है कि ना डायबिटीज में भूखे नहीं रहते, तो भूखे रहने की जरूरत ही कहाँ है। आपने सुबह अच्छा फल खाया, पानी पिया, स्प्राउट खाए, वो आपके लिए अच्छा था, आप खाली पेट तो नहीं रहे। फिर आपने बढ़िया आहार किया, जो भी आपका खाना था, दाल रोटी सब्जी जो भी आपने खाना था वो खाया। जो बीच का अंतराल है उसमें बार बार घड़ी घड़ी नहीं खाना, मंचिंग नहीं करना। और एक बार जब आपने खाना शुरू किया तो वो 55 मिनट तक फिनिश कर लेना है, क्योंकि 55 मिनट के बाद अगर आप मुंह में कुछ डालते हैं तो फिर से इंसुलिन सीक्रेट होता है। यानी कि एक बार से दूसरी बार तक इसको सीक्रेट होने में 55 मिनट का समय लगता है। तो यानी आपके पास 55 मिनट होते हैं, आप उसमें अपने भोजन को खाइए, तब एक ही बार इंसुलिन तैयार। आपने पूरे बीच का जो समय था, अब भूख जब लगेगी तो हमारे आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि भोजन हमें भूख से कम खाना चाहिए। भोजन जो थाली होती है उसमें आधा भोजन होना चाहिए, आधी प्लेट भोजन होना चाहिए और एक भाग पानी होना चाहिए और एक भाग ईश्वर के प्रकाश का होना चाहिए। हम इतना ठूस के ओवर ईटिंग करके खाते हैं कि वो बचता ही नहीं है, जगह ही नहीं बचती कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। मान लीजिए एक मिक्सी का पार्ट है, मैंने उसे ओवरलोड भर दिया, अब मैं अगर जैसे ही मिक्सी को ऑन करूंगी तो आप सोच सकते हो कि वो कुछ ग्राइंड होगा उसमें? इम्पॉसिबल। वो जो होगा वो बाहर फैलेगा और जो बाहर फैलेगा वो मेद बनेगा और मेद ओबेसिटी। इसीलिए बहुत सारे लोग मोटापे से ग्रसित हैं, क्योंकि वो जितना खाते हैं उतनी कैलोरीज की उनको जरूरत नहीं है। तो जो कैलोरी वो कंज्यूम नहीं कर पाते वो फैट के रूप में हमारे स्टोर हो जाती है और ओबेसिटी का रूप धारण कर लेती है। तो आपको ध्यान रखना है मुझे कितनी कैलोरी इनटेक करनी है और कितनी मुझको बर्न करनी है। मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो भोजन है अगर ओवर ईटिंग में रहूंगी, बार बार मैं अपनी भूख से ज्यादा खाऊंगी तो मेरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाए। अब बात आती है कि जब हमें उस पीरियड में भूख लगे तब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपके पास एक सबसे बड़ी चीज होती है पानी। पानी अपने आप में आपकी हंगर को शांत करता है। तो पहला हो गया पानी, आप पानी पी सकते हैं। वैसे भी खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए कम से कम, तो आप पानी पी सकते हैं, वो भी धीरे धीरे घूट घूट करके पानी जिसमें आपका सलाइवा मिक्स हो और वो अंदर जाए, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करे। दूसरा, पानी के साथ साथ आपको कोकोनट वाटर मिल सकता है तो आप वो पी सकते हैं। तीसरा, आप घर में जमाई हुई जो दही है उसका पतला छाछ बनाकर पी सकते हैं। चौथा, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो आप 1 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं इनको लेने से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता। आप शाम को आ जाइए और शाम को अपने भोजन को इस तरीके से खा लीजिए, तो 2 भोजन हो गए हमारे। और रात में जब भी आपको दूध की आदत है तो शुगर तो आप अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हटा दीजिए। सारे अंगों की दुश्मन जो है, अंगों को खराब करने का काम करती है शुगर। जितनी चीनी हम ज्यादा खाते चले जाते हैं वो लिवर खराब करती चली जाती है। ये मैं दूसरे की बात पर नहीं, क्योंकि मैं खुद लिवर की बहुत सीवियर पेशेंट रह चुकी हूँ और लिवर के लिए मीठा उसका जहर है।
तो आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि मुझे ज्यादा मीठा नहीं लेना। अगर किसी को चाय पीने का बहुत एडिक्शन है, अगर वो चाय भी पीता है कि अब मेरा टाइम है जब मैं कुछ खाने की स्थिति में हूँ, क्योंकि आपके पास 55 मिनट है और 55 मिनट में आपको लगा कि एडिक्शन है चाय का भी, कि भाई मुझे तो चाय पीनी ही पीनी है, तो आप चाय पीजिए जिसमें 25% सिर्फ दूध हो। आप ब्लैक टी पी सकते हैं पूरे दिन में, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, या फिर आप छाछ पी सकते हैं। लेकिन जो जब दोबारा खाने का समय आए और आपका एडिक्शन है, तो आप जो चाय पीना चाहते हैं उसमें 25% दूध हो और चीनी तो बिल्कुल भी ना हो। और जिनको डायबिटीज है वो इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहे कि हम शहद ले लें या हम गुड़ ले लें या हम जो शुगर फ्री आते हैं वो ले लें। कि कोई भी चीज बिना शुगर के नहीं है। मैं तो सीधी सीधी बात ये भी कहती हूँ कि गेहूं में भी इतनी शुगर है, उन्हें वो भी नहीं खाना चाहिए। उनको कूटू खाना चाहिए, उनको जौ खाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, लेकिन गेहूं नहीं, इसमें बहुत शुगर है। चावल नहीं। तो प्लीज आप सिर्फ अपने आहार को बदलिए, आपकी दुनिया ही बदल जाए। इसके बाद हम आते हैं कैलोरीज पे। मान लीजिए एक व्यक्ति को, हाँ, शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। शुगर अगर आप ठीक हैं, अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, डायबिटीज नहीं है, तो गुड़ अच्छा, फिर गुड़ अच्छा, खांड अच्छी, जो देसी बाजार से मिलती है वो खांड फिर भी अच्छी है, मिश्री अच्छी, वो भी इस्तेमाल थोड़ा। और कभी आपको लगता है एक दिन आप चीटिंग डे कर लीजिए कि मुझे एक दिन चीटिंग डे कर। कल बात आ रही थी कि आज पराठे हम नहीं खा पाएंगे, अब आप रोटी खाइए, रोटी में ऊपर घी ना लगाइए। बात घी की जब आती है, पराठे सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर मैं पराठे और पूरी को कंपेयर करूं तो पूरी इज मच बेटर देन पराठा। पूरी ज्यादा अच्छी है, वो एक बार में जाएगी और तुरंत निकल आएगी। इसका मतलब घी का और तेल का संपर्क जो भी है वो उसमें कम समय में रहेगा। लेकिन पराठा हम लगा लगा के घी तवे पे सेकते रहते हैं, वो नहीं चाहिए। वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाता ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि पराठा तो अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही हटा दें। बच्चे हैं, बच्चों की एक अलग स्थिति है, उनका भोजन अलग होता है। तो अब हमारी जो बात आई कैलोरीज की, भाई हमारी कैलोरी का पोर्शन कितना होना चाहिए? अमूमन एक मेल को 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, 2500 से 2800 तक, और एक वुमेन को 1500 से 2000 कैलोरी। हमें तो फिर भी 1500 कैलोरी तक ही रहना है। ऐसा भोजन लेना ही नहीं है जो ओवर कुक्ड हो और जिसके अंदर कैलोरीज बहुत, किन में कैलोरी बहुत ऊंची होती है, जैसे कि ये जंक फूड है और हम बड़े स्वाद से खाते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, ये सारी चीजें, इनमें कैलोरी बहुत होती है, शुगर की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप जरा ध्यान रखें, इस खाने को ऐसे ना खाएं। अब जो हमने सुबह से और शाम तक के बीच में जो अंतराल रखा है, उसमें 2 से ढाई घंटे के बाद हमारा खाना एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट होता है। उतने समय के बाद हमारे को लगता है कि हमारा पेट खाली है, क्योंकि पेट खाली ही हो जाता है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता। खाने को अंदर लेना आसान है, लेकिन उसका पाचन होना मुश्किल है, उसका निकालना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा पदार्थ खाएं, ऐसा भोजन खाएं जिसका पाचन आसानी से हो। गरिष्ठ भोजन का पाचन और ज्यादा समय लेता है। तो ये एक अंतराल तय हो गया। अब आपने शाम को भी खाना 7 बजे तक पूरा कर लिया। 7 बजे के बाद अब आपको फिर भी कुछ खाना नहीं है। अगले दिन सुबह अगर आपको दूध की चाहना है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, बिना शुगर के। और डायबिटिक वालों को तो किसी भी कीमत पे कोई शुगर नहीं चाहिए। आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, जबकि फल अच्छे होते हैं, फलों का जो शुगर लेवल है
वो हमारी डायबिटीज को बढ़ाता नहीं है, लेकिन हम दूसरे दूसरे आर्टिफिशियल शुगर को लेने का प्रयास करते हैं। फल में फ्रुक्टोज होता है जो सीधे ब्लड में नहीं घुलता। बाजार के जितने भी ड्रिंक हैं वो सीधे मिठास को ब्लड में घुलते हैं। तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि बार बार मंचिंग को खत्म करेंगे, क्योंकि बार बार मंचिंग से इंसुलिन का सीक्रेट ज्यादा होता है और वो इंसुलिन हमारे ब्लड में जाता है। जब वो इंसुलिन ब्लड में जाता है तो डायबिटीज, ओबेसिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम को पैदा करता है। तो पहले तो अब चाहे कोई भी एज का हो, बच्चे हैं, अब बात बच्चों की आती है, तो बच्चे तो इतने समय तक रुकेंगे नहीं, आपको फॉलो करेंगे कि नहीं कि ग्रीन टी पिए कि, तो वो बच्चे अगर मंचिंग करते हैं तो उनकी मंचिंग का सामान आप बदल दीजिए। आप चिप्स, रोस्टेड जो बाजार से क्रैकर्स आ जाते हैं उनको वो नहीं दीजिए, पैकेट वाली चीजें कुछ नहीं दीजिए। आप उनको दे सकते हैं मखाने, मूंगफली, भुने हुए रोस्टेड चने, गुड़, आप इनको दीजिए ना बच्चों। जब ये बच्चों के अंदर जाएगा तो ये कोई उनको नुकसान भी नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें अपने आहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। अगला विषय हमारा रहने वाला है वात, पित्त और कफ। ये तो बात थी कि हाँ, एक बात और सप्लीमेंट की बात थी, वो इंपॉर्टेंट बात थी कि सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मैं सप्लीमेंट यही राय दूंगी कि अगर हम चलती फिरती हालत में हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। वो लोग जो बिल्कुल बेड पर हैं, जिनके अपना शरीर उतना एक्टिव नहीं है, सिर्फ उन्हें ही जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट लेने की, हमें नहीं। दूसरी चीज, हमें कोशिश करना चाहिए प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन ना हो, नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए, प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो एनिमल प्रोटीन मिले या जो भी नॉनवेज से, नो डाउट उनसे बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है, पर हमारे यहाँ पर प्लांट प्रोटीन भी बहुत है। आप ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए, सोया का इस्तेमाल कीजिए, 40% उसके अंदर प्रोटीन होता है। सोया मिल्क बना के पीजिए, रात को भिगोइए, सवेरे मिक्सी में घुमाइए, थोड़ा सा पानी डाल के पीजिए, वो सोया मिल्क होता है, उसको पीजिए। सोया पनीर लीजिए। इस तरीके से आप घर में, और ऐसे ही घर के अंदर अपने प्रोटीन शेक बना सकते हैं, प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। जैसे बादाम है, क्या नाम है आपका, बादाम के साथ साथ अखरोट है, अलसी है, ये इस तरीके की नट्स है, जितने भी सीड हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, ये सब प्रोटीन का, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप एक पाउडर बना के रखें, अपने बच्चे को रात को दूध के साथ दे दीजिए। तो जरूरत नहीं है, आप तिल है, अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। नाश्ता किनोआ एक अच्छा है, जो जिसको बथुए का बीज से बनाया जाता है, बथुए का बीज ही होता है, तो वो अच्छा नाश्ता है। वेज जूस में वेज रॉ ग्राइंड, नहीं, वेज जूस में वेज रॉ की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। आपने सिर्फ लौकी का जूस पिया तो आपके लिए काफी है। जिसके घुटनों में दर्द हो वो आंवले का, लौकी के जूस का इस्तेमाल ना करें, ना करें, जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि धीरे धीरे आपकी शक्ति अच्छी हो गई है, कल जब हम चर्चा करेंगे वात, पित्त और कफ पे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वात रोग कौन कौन से होते हैं और वात रोग में हमें क्या खाना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष होते हैं, लेकिन अगर वो बैलेंस होते हैं तो जिंदगी सही चलती है। कभी कभी किसी का वात बढ़ जाता है तो घुटनों में दर्द है या एड़ियों में दर्द है, पैरों में दर्द बढ़ जाता है। किसी का पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको एसिडिटी की बहुत स्थिति बन जाती है। किसी का कफ बिगड़ा होता है तो उसको जुकाम है, खांसी है, गला खराब है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो वात, पित्त और कफ बैलेंस में हो, इसके लिए हम कल क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें खाएंगे, और किसको ये रॉ सैलेड नहीं खाना। वात वाले लोगों को, जिनका वात बिगड़ा हुआ होता है, उन्हें रॉ सैलेड नहीं खाना, वो स्टीम खाएं या कुक्ड खाएं। तो इस तरीके से
हम अपने आहार को अच्छा कर सकते हैं। तो वात पित्त कफ पर कल चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप मुझे इस पे समय हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे ग्रुप पर डाल दीजिएगा, मैं आपका आंसर वहां पर दे दूंगी। तो आशा है कि आपको ये आहार के बारे में समझ में आया होगा कि हम अपने भोजन को कैसा बनाएं। अब आपके पास खुली छूट है, आप अपने भोजन में जो भी शामिल करना चाहते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ये खाएं या नहीं, इतनी पूरे दिन में कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जो लोग, जिनको कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने आहार को हल्का करें, अपने आहार को ऐसा बनाएं जो न्यूट्रिशन वाला हो, जिसके अंदर आपको लगे कि वो आहार आपको एनर्जी दे, आपको आलस ना दे, आपको एक्टिव बनाए। ऐसा भोजन होना चाहिए। यही भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। राजसिक भोजन में हमारे पास आता है अल्कोहल, तंबाकू, उसके बाद कॉफी, चाय, इनके सेवन करने की जरूरत नहीं है। अगर आज नहीं है तो कल वो धीरे धीरे ये चीजें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते चले जाएंगे। ये मैसेज किसका आ रहा है, मैं एक सेकंड देखूं। ठीक है, जो कोई नहीं आ पाए तो उन्हें, जिनको पिछले सेशन छूट गए हैं, वो सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप यूट्यूब चैनल देखिए, और यूनिक योगा बाय सोनिया चावला के नाम से, और अपने छूटे हुए सेशन का लाभ उठाइए। अगर इससे संबंधित आपको कोई और प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने आपको बताया, कोई भी मंचिंग बीच में कर सकते हैं तो वो इस तरीके की करें। आप बीच बीच में उनको अलग अलग तरह की चीजें, आप उनके नाश्ते अच्छे से बना सकते हैं, सवेरे इडली सांभर बना सकते हैं, उन्हें पोहा दे। आप बच्चों के लिए कोई चिंता ना करें, उन्हें तो संपूर्ण आहार चाहिए ही। अच्छा न्यूट्रिशन बना के दीजिए, सुबह उनको अच्छे से नाश्ता दीजिए, दोपहर का समय आ जाए, अगर बस उनकी चीजें बंद करनी है तो वो जंक फूड, उनके वो पैकेट वाले फूड, वो कैन वाले ड्रिंक, वो जो बाजार की बॉटल्स आती हैं जिनके अंदर बहुत टाइम तक का जूस होता है, वो ना पिए, वो नुकसान करता है और हमारे शरीर में रोग ही पैदा करता है। तो आशा है कि आप